वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स पढ़े थे। तो लास्ट एंड लीस्ट टाइप है आपके कॉन्जुगेशन। जिसे कहते हैं संयुग्मन। तो संयुग्मन में क्या होता है, तो सबसे पहले ये जान लो कि संयुग्मन किसमें सबसे पहले देखा गया। तो सबसे पहले संयुग्मन ग्रिफिथ ने देखा, और इसने किसमें देखा? साल्मोनेला में। तो संयुग्मन की खोज, या मैं यूँ कहूँ कि ग्रिफिथ ने 1928 में साल्मोनेला बैक्टीरिया में संयुग्मन को देखा। फिर उसके बाद में लेडरबर्ग व टॉटम ने इसे ई कोलाई में देखा। तो संयुग्मन होता क्या है कि एक बैक्टीरिया का आनुवंशिकी पदार्थ कॉन्जुगेशन ट्यूब या संयुग्मन नलिका द्वारा दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश करता है, तो इसे संयुग्मन कहते हैं। तो संयुग्मन को सबसे पहले ग्रिफिथ ने साल्मोनेला बैक्टीरिया में देखा था। उसके बाद में लेडरबर्ग व टॉटम ने ई कोलाई में संयुग्मन की खोज की थी। तो संयुग्मन एक्चुअल में होता क्या है कि एक बैक्टीरिया का आनुवंशिकी पदार्थ संयुग्मन नलिका के माध्यम से दूसरी बैक्टीरिया में प्रवेश करता है, तो इसे संयुग्मन कहते हैं। मीन्स दाता से या दाता बैक्टीरिया से ग्राही बैक्टीरिया में आनुवंशिकी पदार्थ का स्थानांतरण संयुग्मन कहलाता है। और दाता बैक्टीरिया से जब आनुवंशिकी पदार्थ ग्राही बैक्टीरिया में प्रवेश करता है, तो इसे एक माध्यम की जरूरत होती है, जिसे कहते हैं संयुग्मन नलिका। तो मैं अदर वर्ड्स में कहूँ तो ये होगा कि दाता बैक्टीरिया से संयुग्मन नलिका के माध्यम से आनुवंशिकी पदार्थ ग्राही बैक्टीरिया में प्रवेश करती है, तो इसे संयुग्मन कहते हैं। और संयुग्मन में दाता बैक्टीरियल सेल को F पॉजिटिव व ग्राही बैक्टीरियल सेल को F नेगेटिव द्वारा डिनोट करते हैं। तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? अगर बैक्टीरियल सेल दाता है, मीन्स इस सेल से अगर आनुवंशिकी पदार्थ इस सेल में जा रहा है, तो इस सेल को कहेंगे F पॉजिटिव और इसे कहेंगे F नेगेटिव। तो जो दाता सेल होती है, या इसे कहते हैं डोनर, तो जो दाता सेल होती है, इस दाता सेल में मुख्य आनुवंशिकी पदार्थ के अलावा अतिरिक्त आनुवंशिकी पदार्थ पाया जाता है, जिसे कहते हैं F फैक्टर। तो जो दाता कोशिका होती है, इसमें आनुवंशिकी पदार्थ के अलावा, या मैं यूँ कहूँ कि बैक्टीरियल डीएनए के अलावा एक और अतिरिक्त आनुवंशिकी पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे एफ फैक्टर कहते हैं। एफ फैक्टर मीन्स फर्टिलिटी फैक्टर। तो फर्टिलिटी फैक्टर एफ फैक्टर को कहेंगे। तो अब इसमें जो कंप्लीट प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है कि कंसिडर करो कि ये एक बैक्टीरियल सेल है। तो
इस बैक्टीरियल सेल में एक तो होगा बैक्टीरियल डीएनए और इसमें एक और आनुवंशिकी पदार्थ उपस्थित होगा जिसे कहते हैं एफ कारक या एफ फैक्टर, जिसे एफ कारक भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो दाता कोशिका होती है या दाता बैक्टीरियल सेल होती है इसे मेल कहते हैं, और जो ग्राही बैक्टीरियल सेल होती है जो आनुवंशिकी पदार्थ को अपने अंदर लेती है उसे फीमेल सेल कहते हैं। तो जो आनुवंशिकी पदार्थ होता है वो मेल से मीन्स नर से मादा की तरफ संयुग्मन नलिका के द्वारा स्थानांतरित होता है और इसे संयुग्मन कहेंगे। तो मान लो ये एक बैक्टीरियल सेल है या बैक्टीरिया की कोशिका है, इसमें मुख्य आनुवंशिकी पदार्थ तो होता ही है, लेकिन इस जो दाता सेल है जिसे हम मेल भी कह सकते हैं या इसे एफ पॉजिटिव भी कह सकते हैं, तो इसमें बैक्टीरियल डीएनए के अलावा एक और गुणसूत्रीय संरचना पाई जाती है जो गुणसूत्र के जैसे होती है, जिसे हम आनुवंशिकी पदार्थ भी कह सकते हैं। तो एक और गुणसूत्रीय संरचना पाई जाती है जिसे एफ फैक्टर या फर्टिलिटी कारक भी कहते हैं, और इस फर्टिलिटी कारक का दूसरी बैक्टीरिया सेल में जिसे हम ग्राही कहते हैं उसमें संयुग्मन नलिका के माध्यम से स्थानांतरण हो जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो दाता कोशिका होती है जिसमें एफ फैक्टर पाया जाता है, इसके चारों ओर लिंग रोम या जनन रोम कह सकते हैं या सेक्स पिली कह सकते हैं। तो ये जो दाता कोशिका होती है इसके बाहर सेक्स पिली प्रेजेंट होती है। तो पिली मैंने बताई थी कि ये हेयर नुमा स्ट्रक्चर होती है, मीन्स ये रोम युक्त या रोम जैसी संरचनाएं होती है ऐसी। तो आपको मैंने जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बताई थी तो सतही उपांग में मैंने बताया था कि ये रोम युक्त संरचना या ये रोमीय संरचना होगी, उसे हम पीली कहते हैं, और ये जनन में सहायक होती है। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये जनन में सहायक होती है, और ये जो रोम होते हैं वो हमेशा दाता कोशिका में मीन्स नर में ही उपस्थित होंगे। तो इन पे उपस्थित इन सेक्स पिली के द्वारा ये ग्राही कोशिका से जाके चिपक जाता है, और ग्राही कोशिका से चिपकने के बाद में इनके मध्य, जैसे कि मान लो ये है दाता कोशिका जिसे हम मेल कह सकते हैं और इसे एफ पॉजिटिव द्वारा डिनोट करते हैं, और ये है ग्राही कोशिका, इसे हम फीमेल कह सकते हैं और इसे एफ नेगेटिव द्वारा डिनोट करते हैं। अब देखो जो दाता कोशिका है इसमें एफ फैक्टर उपस्थित होता है और इसका खुद का बैक्टीरियल डीएनए होता है। तो ये जो एफ फैक्टर है इसका, या मैं यूँ कहूँ कि इस आनुवंशिकी पदार्थ का इस ग्राही कोशिका में स्थानांतरण होता है। इसके लिए क्या होती है इसमें स्पेशल संरचना, ये सेक्स पिली, इसमें विशेष संरचनाएं होती है जिसके माध्यम से ये जो कोशिका होती है वो इस ग्राही कोशिका से आके चिपक जाती है। चिपकने के बाद में फिर यही जो सेक्स पिली थी जिसे हम जनन रोम कहते हैं या लिंग रोम कहते हैं, इस सेक्स पिली द्वारा इन दोनों सेल के मध्य में संयुग्मन नलिका का निर्माण हो जाता है, जिससे ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद में इस आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण इस ग्राही कोशिका में हो जाता है। और
जब इस आनुवंशिकी एफ फैक्टर का स्थानांतरण इस ग्राही कोशिका में हो जाता है तो इसमें भी एफ फैक्टर आ जाएगा। मीन्स स्थानांतरण हो चुका तो इसके पास भी सेम एफ फैक्टर आ जाता है जो फीमेल सेल होती है। तो जब इसमें ये एफ कारक आ जाता है, फर्टिलिटी फैक्टर आ जाता है, तब ये एफ नेगेटिव जो बैक्टीरिया थी वो एफ पॉजिटिव में चेंज हो जाती है और अब ये भी दाता की तरह कार्य करती है। मीन्स ये मेल में चेंज हो जाती है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो एफ कारक होता है ये बैक्टीरिया के खुद के आनुवंशिकी पदार्थ मीन्स बैक्टीरियल डीएनए के अलावा उपस्थित होता है और ये इससे स्वतंत्र होता है। पहले वाली जो अपन ने प्रोसेस पढ़ी थी उसमें क्या था कि वो उसके साथ समायोजित हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरियल डीएनए से स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र ही अपनी प्रतिलिपियां बनाता है या अपने आप में स्वतंत्र ही रेप्लिकेशन की प्रोसेस करता है। मीन्स बैक्टीरियल डीएनए अपने आप अपनी रेप्लिकेशन करेगा और ये जो एफ कारक है ये अपना रेप्लिकेशन अलग करेगा। जबकि मैंने जो पहले वाला पढ़ाया था टाइप उसमें क्या था कि ये जो बैक्टीरियल डीएनए होता है वो फैग के साथ समायोजित हो जाता है और दोनों एक साथ रेप्लिकेशन करते हैं। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है इसको मैं डायग्राम की हेल्प से आपको इजीली समझा देती हूँ। तो ये है एक बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल में उपस्थित है एफ फैक्टर, जिसे एफ कारक भी कहते हैं, और ये है इसका बैक्टीरियल डीएनए। तो मैंने बता दिया जिस कोशिका में या जिस बैक्टीरिया कोशिका में एफ फैक्टर उपस्थित होता है उसे कहते हैं मेल, जिसे एफ पॉजिटिव द्वारा डिनोट करते हैं और इस पे होती है सेक्स पीली। अब देखो ये जो बैक्टीरिया होता है इसमें एफ फैक्टर उपस्थित होता है और ये बैक्टीरिया के बैक्टीरियल डीएनए से स्वतंत्र होता है और ये जो गुणसूत्रीय संरचना होती है ये इस बैक्टीरियल डीएनए से स्वतंत्र होती है और अपना जो प्रतिलिपिकरण करती है या रेप्लिकेशन करती है वो स्वतंत्र रूप से करती है। मतलब कि ये जो बैक्टीरियल डीएनए है ये अकेला अपने आप में प्रतिलिपिकरण करेगा या रेप्लिकेशन करेगा। उसके अलावा जो एफ फैक्टर है ये स्वतंत्र रूप से या बैक्टीरिया डीएनए से स्वतंत्र होके या स्वतंत्र रूप से अपने आप में रेप्लिकेशन करेगा। मीन्स ये दोनों अपना अपना रेप्लिकेशन करेंगे, ये जुड़ेंगे नहीं। फिर क्या होता है बैक्टीरिया सेल के जो ये इसे कहेंगे हम दाता सेल, है ना। तो इस दाता सेल के ऊपर उपस्थित सेक्स पीली के माध्यम से ये ग्राही कोशिका से आकर चिपक जाता है। तो कंसिडर करो कि ये है कोई ये है ग्राही कोशिका जिसे एफ नेगेटिव द्वारा शो करते हैं और ये कौन सी हो गई फीमेल कोशिका। तो जो मेल पे उपस्थित सेक्स पीली थी इसके माध्यम से ये इसके साथ आके चिपकेगा और चिपकने के साथ साथ ही जो इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है रेप्लिकेशन शुरू। तो ये क्या हो रहा है, इसमें रेप्लिकेशन हो रहा है और ये है इसका बैक्टीरिया का खुद का डीएनए। तो जो सेक्स पीली थी तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ तो इसमें रेप्लिकेशन हो रहा है, किसमें, एफ फैक्टर में या एफ कारक में रेप्लिकेशन हो रहा है। तो ये सेल्स पहले तो आएगी पास पास आने के बाद में ये क्या होगा,
ये तो इसमें हुआ रेप्लिकेशन, ठीक है, तो ये एफ फैक्टर का हुआ रेप्लिकेशन। तो अब होगा इनका अटैचमेंट। तो जो सेक्स पिली थी जिसके सहायता से ये दाता बैक्टीरिया, तो इस साइड में दाता बैक्टीरिया को बना रही हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें रेप्लिकेशन होता है, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी। तो इसमें रेप्लिकेशन होता है, उसी टाइम पे क्या होता है, सेक्स पिली के माध्यम से या इन रोम के माध्यम से ये इस ग्राही कोशिका से आकर चिपक जाता है। ग्राही कोशिका से आके चिपकेगा तो अब क्या होगा कि ये जो सेक्स पिली थी जो पहले चिपकने का कार्य करती थी, ये इन दोनों कोशिकाओं के बीच में संयुग्मन नलिका का निर्माण करती है। और ये जो संयुग्मन नलिका है इसके द्वारा ये जो बैक्टीरियल पदार्थ होता है या एफ फैक्टर होता है वो इस कोशिका में प्रवेश कर जाता है। तो ये समझ लो नेक्स्ट डायग्राम में, मैं इसको यहाँ बना देती हूँ। तो ये वो कंडीशन है जहाँ से ये एफ फैक्टर इस कोशिका में आता है। अब देखना, जब ये इस कोशिका में आ जाता है, या मैं यूँ कहूँ कि संयुग्मन नलिका के माध्यम से जब एफ फैक्टर ग्राही कोशिका में आ जाता है तब ये दोनों सेल्स ऐसी दिखाई देती है। ये तो इसका खुद का एफ फैक्टर हुआ और ये इसका बैक्टीरियल डीएनए हुआ। तो जो ग्राही कोशिका होती है उसमें भी इसका एफ फैक्टर आ जाता है और ये इसका बैक्टीरियल डीएनए होता है। तो ये जो संयुग्मन नलिका थी इसके माध्यम से एफ फैक्टर या आनुवंशिकी पदार्थ का ग्राही कोशिका में स्थानांतरण हो जाता है। और जब इस एफ फैक्टर का ग्राही कोशिका में स्थानांतरण हो जाता है तब ये ग्राही कोशिका से दाता कोशिका में चेंज हो जाती है और दाता कोशिका में चेंज होने के बाद में ये भी एफ पॉजिटिव ही हो जाती है। और इस तरह के बैक्टीरिया में आनुवंशिकी रूपांतरण देखने को मिलते हैं। तो कंप्लीट प्रोसेस में क्या हुआ कि जो आनुवंशिकी पदार्थ होता है एक बैक्टीरिया का, वो संयुग्मन नलिका के द्वारा दूसरी बैक्टीरिया में चला जाता है, तो इसे संयुग्मन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दाता से ग्राही कोशिका में संयुग्मन नलिका के माध्यम से आनुवंशिकी पदार्थ का स्थानांतरण होता है। और ये आनुवंशिकी पदार्थ कौन सा होता है कि दाता सेल में एक गुणसूत्रीय संरचना होती है जो उसके मुख्य आनुवंशिकी पदार्थ के अलावा उसमें अतिरिक्त उपस्थित होती है, जिसे कहते हैं एफ फैक्टर। तो एफ फैक्टर बैक्टीरियल डीएनए से स्वतंत्र रेप्लिकेशन करता है या प्रतिलिपिकरण करता है। और जब ये प्रतिलिपिकरण करता है उसी वक्त सेक्स पिली के माध्यम से ये ग्राही कोशिका से आके चिपक जाएगा। और जब ग्राही कोशिका से आके चिपकेगा उसके बाद में जो सेक्स पिली पहले चिपकने का कार्य करती थी वो उन दोनों बैक्टीरिया के बीच में संयुग्मन नलिका का निर्माण करती है और रेप्लिकेट होता हुआ जो एफ फैक्टर है, जिसे हम गुणसूत्रीय संरचना बोल सकते हैं, तो ये एफ फैक्टर टूटेगा या इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होगा और इसमें से कुछ टुकड़े या कुछ भाग इस ग्राही कोशिका में संयुग्मन नलिका की सहायता से आ जाएगा। अब जब ये एफ फैक्टर संयुग्मन नलिका की सहायता से ग्राही कोशिका में आ जाता है तो आने के बाद में अब इस कोशिका के पास भी सेम एफ कारक होता है। तो ये जो ग्राही कोशिका है वो अब ग्राही कोशिका नहीं कहलाती, ये भी इसी की तरह
दाता कोशिका कहलाती है और इसे हम F पॉजिटिव द्वारा शो करते हैं। और इस तरह से जो रूपांतरित कोशिकाएं होती है या संयुग्मन से जो कोशिका प्राप्त होती है वो आनुवांशिकी लक्षणों में विभिन्न होते हैं या उसमें विभिन्न आनुवांशिकी लक्षण आ जाते हैं जो उसकी पहले वाली संरचना से अलग होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि इसका खुद का आनुवांशिकी पदार्थ जो था उसके अलावा उसमें एक और आनुवांशिकी पदार्थ आ गया तो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं और इस तरह इसमें संयुग्मन की प्रोसेस होती है। जो नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व की, बैक्टीरिया का मनुष्य जीवन में या कंप्लीट लिविंग्स के लिए क्या यूज़ हो सकते हैं। वो भोजन के लिए भी हो सकते हैं, वो उद्योग में भी हो सकते हैं, वो एग्रीकल्चर में भी हो सकते हैं, उसके अलावा वो मेडिसिन में भी यूज़ आ सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।